खुदा अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 4 जुलाई 1445 हिजरी, जून की 11 तारीख सन 2024 और आपने खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी एंड ह्यूमिड मॉर्निंग हियर इन कराची। सो वो जो अच्छी सुबह का जो है मैं पिछले हफ्ते जिक्र कर दिया करता था, वो फिलहाल मामला जो है वो इस वक्त रुक गया है। सो बहरहाल चलें जी, अभी क्या सीन है? अभी सीन ये है कि 7:15 हो गए हैं। स्ट्रिंग्स की आवाज मेरे बैकग्राउंड में चल रही है, जिनका ये गाना है हम आए। मैं आ गया हूँ आज आई वुड से अपने यूजुअल टाइम पे। अब तो मानना पड़ेगा यार, यही तो अपना यूजुअल टाइम बन गया अब ब्रेक से पहले। वो मेरी खराब आदत है, मैंने अब बालाए ताक रख ली है। आई थिंक आई साइंड इन मोर डेज बिफोर 7:15 ब्रेक्स देन आफ्टर दैट, एटलीस्ट इन दिस ईयर नाउ, मेरा ये ख्याल है। बट 12 चलें, हियर वी आर गाइस। इस वक्त एक मुख्तसर सा ब्रेक है, 1.5 मिनट का ये ब्रेक है। इस पे हम जाते हैं और फिर उसके बाद वापस आके अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद आदिल। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है दी सनराइजर्स कम्युनिटी, जिसमें मैंने आज का पोस्ट ऑफ द डे जो है वो लगा दिया है, जिसके नीचे आप ऑलरेडी मैसेजेस जो है वो कर रहे हैं। सो बढ़ते हैं अभी ब्रेक की जानिब, मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright guys, welcome. कैसे हैं आप लोग? और 7:17 गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम शुरू किया। हमेशा की तरह बहुत सारे टॉपिक्स प्रोग्राम में आज भी बात करने के लिए, और नेचुरली वी विल टॉक अबाउट द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान हो ना हो, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप तो बहरहाल जारी हो सारी है। यानी हमारी तरह हर कोई थक्कड़ टीम तो है नहीं, कुछ टीमें जो वाकई मेहनत कर रही हैं। देयर आर अदर हार्ट ब्रेक्स एज वेल अदर देन दोस पाकिस्तानीज ब्रेकिंग देयर हार्ट। यस्टरडे वाज अ मैसिव हार्ट ब्रेक फॉर बांग्लादेश। आई रियली फेल्ट फॉर देम यार, सीरियसली। मैं बहुत चीयर कर रहा था उनका जो है ना मैच जीतने के लिए, लेकिन बांग्लादेश भी रहे ना हमारे भाई वैसे यार। लेकिन खैर चलें जी, यार बहुत मुश्किल विकेट है भाई ये। और मुझे लग रहा है जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो यही हो रही है दैट ये एक टीम एडजस्ट नहीं कर पा रही है इसके पेस के साथ। जो टीम शुरू में बैटिंग कर लेती है, वैसे किसी ने सही ये बात बोली, पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता भारत के खिलाफ न्यूयॉर्क वाले गेम में, हम शायद मेरे ख्याल से 75-80 रन बनाकर जो है वो आउट हो जाते हैं। इससे ज्यादा हमारी औकात फिलहाल है नहीं। लेकिन खैर पाकिस्तान आज फिर एक्शन में, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। इंटरनेशनल इशूज, यस, अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी थोड़ी देर पहले एक आज रात गए जो है करारदाद पास की है न्यूयॉर्क में ही, और उस पर हम जरा बात करेंगे। इसके अलावा विल टॉक अबाउट एप्पल टुडे एज वेल, और एप्पल ने अपना एक नया फीचर जो है वो लॉन्च किया। पार्टी लगी हुई है मैन ओपन एआई की, सीरियसली यार। आई मीन विद पासिंग टाइम आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड डिसलाइकिंग दिस कंपनी अ लॉट, लेकिन खैर फॉर सम रीजंस जो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी हम जो है प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने, और आज जो है वो हम प्रोग्राम का आगाज, हसनैन ने आज हमें पहला ट्वीट भेजा है, और pakweather.com का आपने एक तस्वीरी ट्वीट हमारे साथ शेयर किया है। ऑस्ट्रियन एयरलाइंस कि एक A320 को ऑस्ट्रिया में वियना हवाई अड्डे के करीब आते हुए जालाबारी से शदीद नुकसान, जहाज का अगला हिस्सा तबाह, विंड स्क्रीन टूट गई। बड़ी खतरनाक जालाबारी हुई है कि जहाज की जो नोज है उसको बड़ी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है, और इवन जो विंड स्क्रीन है जो कॉकपिट के सामने, वहां पे भी बिल्कुल वो क्रश हो गई है। लेकिन फिर भी इट हैज सर्वाइव्ड। आई थिंक जस्ट इमेजिन हाउ रेजिलिएंट दिस स्क्रीन इज। लेकिन जहाज की पता, जो नोज आपको पता है इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट रडार्स वगैरह हैं वो लगे हुए होते हैं, और उसमें आई एम श्योर काफी नुकसान हुआ होगा। बहरहाल जी सब खैर खैरियत उतर गए। दूसरी खबर भी जो आई है वो एविएशन के हवाले से ही है। क्या बात है भाई, जवेद साहब कहते हैं स्कैमर्स यूज फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स टू इम्पर्सनेट एयरलाइंस। हो, यानी एयरलाइंस, ईजी जेट की आपने तस्वीर यहाँ पे लगाई हुई है। यानी स्कैमर्स जो हैं, आपको लग रही रहा होगा कि आप किसी एयरलाइन के नुमाइंदे से बात कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली ऑन ट्विटर। असल में जब से ये इन्होंने ब्लू टिक, इलॉन मस्क की जो ब्लू टिक स्ट्रेटेजी थी जो उसने अवाम के लिए खोल दी थी रादर देन खवास के लिए, उसके बाद से आपको पता है अक्सर आप जब ब्लू टिक देखते हैं किसी भी, क्योंकि सारे इतने साल हमने ये ब्लू टिक हमारे लिए ऑथेंटिसिटी का एक निशान रहा है, तो लोग जब भी ब्लू टिक देखते हैं आपको लगता है सही है कि यू आर टॉकिंग टू समवन फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो है वो कुछ स्कैमर्स जो है वो फायदा भी उठा रहे हैं, और ऐसे ही जो है वो एयरलाइन ईजी जेट के साथ हुआ है।
और लोग समझ रहे थे कि वो इजी जेट के ट्विटर अकाउंट को टैग कर रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं, असल में उनके पीछे स्कैमर्स थे. बिल्कुल जी. इसके अलावा जबीर साहब ने खबर शेयर की हमारे साथ हंटर बाइडन के हवाले से. हंटर बाइडन भी बिल्कुल इसके केस का जो है वो फैसला आने वाला है. जो बाइडन का नालायक बेटा, और उनका ये नालायक बेटा आपको पता है ही इज फेसिंग अ लॉन्ग सेंटेंस. अभी जो बाइडन की जो होम स्टेट है डेलावेयर, वहां पे जो है वो जूरी इज नाउ डिलिबरेटिंग ऑन द पनिशमेंट कि हंटर बाइडन को सजा मिलनी चाहिए. इज ही गिल्टी और नॉट. आपको पता है हंटर बाइडन पे जो बाइडन का जो बेटा है, बार बार मैं कह रहा हूँ नालायक बेटा है, उस पे जो इल्जाम है वो ये है कि वो नशाई है, नशे का आदी, और नशे का आदी होते हुए उसने जो है वो गन खरीदने की कोशिश की, और जो पेपर वर्क आपको सबमिट करना होता है उसमें वो गलत इंफॉर्मेशन जो है वो उसने दी है. सो देखते हैं क्या होता है हंटर बाइडन के साथ. ऑलराइट, चलें जी. इसके अलावा और ये तो माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं. एफ के न्याजी कहते हैं भाई आज कनाडा से हार जाएं तो अच्छा है, सुपर 8 में भी जाकर भी हम लोग अपना दिमाग खराब करवा लेंगे. बिल्कुल ठीक है. आज देखो पाकिस्तान आज न्यूयॉर्क में मैच है, तो न्यूयॉर्क में तो कनाडा पाकिस्तान को हराने की भरपूर सलाहियत रखता है. लेकिन जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो अगले मैचेस होने वाले हैं इस टूर्नामेंट का, जो अमेरिका में जो अगला राउंड है वो जो लॉडर हिल नामी जगह में होने वाला है फ्लोरिडा में, वहां तो पूरे हफ्ते बारिश होनी है. अगले पूरे हफ्ते उधर बारिश होनी है, और ये आम बारिशें नहीं है, टोरेंशियल रेन्स हैं. ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको वाली ये जो बारिशें होती हैं ये बड़ी खतरनाक होती हैं. बल्कि वहां जिस शहर में ये मैच होने वाला है वहां तो अगले हफ्ते अर्बन फ्लडिंग का खदशा है. सो वो जो मैच पाकिस्तानियों जो अभी भी उम्मीद, वैसे यार वाकई सीरियसली यार दिस टीम मस्ट नॉट नी रीच द सुपर 8. मेरे ख्याल से पहली बार शायद वर्ल्ड कप में अवाम जो है वो मुत्तफिक अलह होके ये बात सोच रही है कि यार ये टीम जो है ना वो कम से कम सुपर 8 राउंड में ना पहुंचे. और वो अब डिपेंडेंट है, अगर आज पाकिस्तान मैच जीत जाता है अगर तो आयरलैंड और अमेरिका का मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है. लेकिन यार वाकई सीरियसली देखो क्रिकेट से ऑन द फील्ड तो जो पागलपने हो रहे हैं, लेकिन यार हमारे जो तज्जियाकार बैठे हुए पागलपने की बातें कर रहे हैं. पहले तो कामरान अकमल ने वो सरदार जी जो यार पता है, मैं अब देखें, अब बात सुने, यानी मैं अब उसको लिंक करता हूँ ये एक ARY पे. अच्छा, इस तरह की जो हरकतें आती है ना वो जनरली ARY पे ही आती हैं. पता नहीं क्यों, कोई खास वजह है ARY के साथ. इवन दो जियो पे भी बैठे हुए होते हैं, लेकिन आई थिंक ताबिश कंडक्ट्स द प्रोग्राम रेडी वेल. उसको प्रोग्राम साथ लेके जाना चाहता है, उसको आता है किस तरह. और आई थिंक एजुकेशन बैकग्राउंड रियली मैटर्स, इट डज मैटर. अब वहां पता नहीं वसीम बादामी होस्ट करते हैं, कौन सा होस्ट करते हैं प्रोग्राम, लेकिन ARY से हमेशा इस तरह की जो आपको जो नमूने नजर आएंगे ना वो आपको ARY में बैठे हुए नजर आते हैं. तो हुआ ये जी, कामरान अकमल ने सरदार जी जोक मारा. अच्छा वो चल गया, आगे बढ़ते हैं. काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में इजाज अहमद ने, यार एक तो जिस तरह के ये रेसिस्ट लोग हैं ना, आई एम सॉरी टू से, इजाज अहमद का आपने कमेंट शायद सुना हो जिसने पाकिस्तान की पख्तून कम्युनिटी के हवाले से ना काफी फजूल बात की है कि इस वक्त तो क्रिकेट टीम में वही लोग आ रहे हैं, आप सिंध की टीम भी बनाएंगे तो उसमें 6 पख्तून होंगे, कहते हैं काम शाम कुछ करते नहीं है, और इस तरह की बातें. यार कम ऑन यार, यानी क्या किस तरह की फजूल बात की है इजाज अहमद ने. अच्छा मजेदार बात यह कि जिस यानी कि अनपढ़ होने का और कम पढ़े लिखे लाइक इजाज अहमद, अभी ऑफ ऑल द पीपल इजाज अहमद, यार आई थिंक हम उम्र के इस हिस्से में हैं, हम हमारी वाली जो 80s वाली जनरेशन है, हमें याद है कि इजाज अहमद जब खुद क्रिकेट खेलता था तो उसका अपना क्या हाल था. यार तो अपने गिरबान को तो देख यार, अपना गिरबान तो झांक, और फिर दूसरों को भी कमेंट कर रहे हो तुम यार. और आप ये देखिए कि आपने कहा अच्छा जी पख्तून जो होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं, वो सेट नहीं हो पाते, उन्हें दुनिया का पता नहीं है, कुछ ये सारी बातें. और तुम्हारी अपनी कम्युनिटी का एक बंदा जो है कामरान अकमल, वो बैठ के सरदार जोक मारता है लाइव टेलीविजन के ऊपर. आई मीन दिस इज रिडिकुलस यार. आई मीन बहुत शर्मिंदगी हुई चीजें देखकर यार. देखो हार अपनी जगह है, सारी चीजें हैं यार, लेकिन वहां पे सिखों को और इधर पठानों के खिलाफ गलत बात करना यार बहुत जहालत है यार, सीरियसली स्पीकिंग. एंड आई थिंक मैं अभी अपनी टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहा था तो ये सलमान इकबाल ARY इसने ट्वीट भी किया और कहते हैं व्हाट वाज सेड एट काशिफ अब्बासी शो बाय इजाज अहमद इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय ARY मैनेजमेंट एंड मी पर्सनली. I have huge respect for the Pakhtun community and all the communities we have in Pakistan. I think Ijaz Ahmed should apologize. I think पहला काम जो करना चाहिए वो सलमान इकबाल को, इजाज अहमद को, अगर उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ, so that should be terminated. Absolutely that should be terminated. और ये हंसी किसी और चीज पे आ गई मुझे ये, लेकिन यार वाकई आई थिंक दे शुड, यार अपने मुल्क के लोगों के साथ क्या बातें कर रहे हो यार.
किसी कम्युनिटी को इस तरह आप डिग्रेड नहीं कर सकते यार. बहुत अफसोसनाक सूरत हाल चल रही है इस वक्त. खुदा की कसम यार, जहां पे भी देखो, जो भी करो यार, बस ऐसे ही हो रहा है कि हर तरफ बस मायूसी नजर आ रही है यार. चलें, ओके, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई. जीशान बेग साहब का मैसेज आया है. शॉक्ड एंड डीपली सैडन्ड टू लर्न द न्यूज दैट आवर बिलवड सीनियर डॉक्टर वली तूसी, his wife and both kids passed away yesterday in a car accident on motorway. He was consultant dentist assistant professor working in Lahore, was a great human being and very humble. So Dr. Saab, very sad to hear about Dr. Wali Tusi. I'm sure आपने बताया कि जी आप personally उनको जानते हैं. And very sad accident which took place at motorway. तो उसमें बताया जी 6 killed in road accident near Kalar Kahar Salt Range. Police say gas bowser reached the road divider and collided with the vehicle coming from the opposite direction. Police say victims died on the spot in the aftermath of the accident. Seriously यार, ये कभी कभार जो है ना, मुझे इन सड़कों पे बड़ा खौफ आता है ये इस तरह गाड़ी चलाते हुए. I mean for that matter यार, आज मुझे exactly याद है मेरा एक एक्स कॉलीग होता था, फिर he worked for ट्रैकिंग कंपनी और बड़ा एक्टिव सा आदमी हुआ करता था, और वो ही पास्ट अवे ऑन सुपर हाईवे. उस वक्त मोटरवे M9 नहीं बनी थी. ही पास्ट अवे ऑन सुपर हाईवे एंड द सेम थिंग हैपेंड कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली गाड़ी ने जो है ना, इट हिट हिम. और ये हमारे यहाँ क्योंकि ज़ाहिर है रोड डिवाइडर्स या बैरियर्स प्रॉपर्ली नहीं बनाए जाते, इस वजह से ये चीज़ ज़रा खतरनाक. जबकि मोटरवे M9 में तो आई रियली थिंक दैट डिवाइडर्स बीच में लगे हुए हैं, सेपरेटर्स लगे हुए हैं. जैसे शारा फैसल है कराची की, उसमें बाज़ जगहों पे ऐसी सूरत हाल है, मसलन जो आप आयशा बावानी के बाद से टर्न्स लेना शुरू करते हैं, सो द ग्रीन बेल्ट, बिकॉज वहां पे आके देखिए शारा फैसल का एक रूल है, वो जहां जहां कैंटोनमेंट एरियाज में जाती है वहां वो पतली हो जाती है, और जहां पे वो शहरी यानी सिविलियन इलाकों में आती है वहां शारा फैसल मोटी हो जाती है. ये पहले भी हम बात कर चुके हैं. सो वहाँ बॉटल नेक हो जाती है क्रिएट कैंटोनमेंट एरियाज. मतलब जैसे ही आप FTC क्रॉस करके शारा फैसल में आयशा बावानी गोरा कब्रिस्तान क्रॉस करते हैं, तो यार वहां पे शारा फैसल पतली हो जाती है, और उसका जो नुकसान होता है वो ये होता है दैट देयर इज द ग्रीन बेल्ट, इट बिकम्स प्रीटी थिन, और उसमें कोई डिवाइडर वगैरह नहीं है. मुझे कभी कभार बड़ा डर लगता है बिकॉज गाड़ियां बड़ी तेजी से अक्सर आ रही होती हैं. जस्ट इमेजिन समवन लूजिंग कंट्रोल या कुछ हो एंड बैंग आप दूसरे ट्रैक पे जाएं, खुद भी जाएगा बंदा और दूसरा. और ये आपको पता है बस यहाँ जिस तरह जहालत के अंदाज में चलाई जा रही होती है. सो बहरहाल चलें जी आगे बढ़ता. अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए भाई डॉक्टर वली तूसी, उनकी पूरी फैमिली जो है दे डाइड ऑन द स्पॉट. अल्लाह खैर करे जी, सबको महफूज रखे. हसन शेख कहते हैं ऑन दिस डे इन 2002 एंटोनियो म्यूची इज एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन बाय द US कांग्रेस. अच्छा, यानी उन्होंने कहा कि मार्कोनी ने नहीं बनाया बल्कि म्यूची ने बनाया है. ठीक है जी, अमेरिकन जो कहते हैं वो ठीक ही कहते होंगे. Sunglasses were originally designed by Chinese judges to hide their facial expression in court. Sunglasses were originally made out of smoky quartz in the 12th century China, where they were used by judges to mask their emotions when they were questioning witness. वाह क्या बात है, बड़ी जबरदस्त बात बताइए, मुझे नहीं पता थी ये बात यार. एंड या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और डॉक्टर शैला का मैसेज आया. मी एंड डॉक्टर वली डिड ट्रेनिंग टुगेदर इन FMH. He and his wife were such nice souls. I am also in great shock. Very sad this is. So apparently I think he was a pretty well-known, pretty very well-known surgeon I believe there in Lahore. अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए जी. आपको अभी हम ब्रेक की जानिब जो हमें ले जाना है, और देख लेते हैं जी. अभी फेसबुक पे भी आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं, वो थोड़ी देर में अभी हम पढ़ते हैं. और डॉक्टर नौशीन भी कहते हैं अल्लाह करे, डॉक्टर नौशीन कहती हैं अल्लाह करे जलील हो के हारें आज भी. जलील हो के, जलील पे जोर देना है आपको, वो वाला जो है ना, वो वाला बिल्कुल हमारे खवातीन जिस तरह का ना जलील हो तुम, तो वो वाले इस तरह हारे में. बिल्कुल बिल्कुल आज हारना चाहिए. आज पाकिस्तान मैच नहीं, आज ही खत्म होना चाहिए सिलसिला यार. अच्छा, बाजी पूछ रही है कि व्हाट डिड इजाज अहमद से. अरे यार बाजी, तुम वाकई नहीं पता इजाज अहमद ने क्या कहा. आई एम श्योर किसी ना किसी पाकिस्तानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अब तक तो वो लगा ही दिया होगा यार. तुम हर वक्त तुम इंस्टाग्राम पे रहती हो, तुम्हें यही नहीं पता क्या बातें कर रही हो यार. लेकिन खैर चलें जी, मैं ढूंढता हूँ, मुझे मिल गया तो मैं बताता हूँ. मेरा FM ट्रांसमिशन इज आउट ऑफ ऑर्डर इन ट्विन सिटीज, काइंडली गेट इट चेक्ड. ओए होए, अच्छा रेडियो गार्डन भी बंद हो गया. ओए होए, क्या हो रहा है भाई, ये चेक करके बताइए आप लोग मुझे. क्या इज इट लाइक अक्रॉस द बोर्ड ट्विन सिटीज में जो लोग अगर आपके पास रेडियो की एक्सेस है एंड यू आर लिसनिंग टू माय प्रोग्राम ऑनलाइन, कैन यू गाइस प्लीज चेक के
रेडियो गार्डन वर्किंग, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारी ट्रांसमिशन इस्लामाबाद रावलपिंडी में चल रही है या नहीं. हमारी दरख्वास्त है हमारे इंजीनियर बाबू से भी कि वहां पे रब्ता करें टीम के साथ और जरा मामलात की दया पता लगाओ पिंडी इस्लामाबाद में क्या हो रहा है. ऑलराइट, बढ़े ब्रेक की जाने मिलते हैं, इसके बाद डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. आज बड़ा दिनों बाद सुना ये गाना यार, मजा आया बहुत. वाह 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 यार, कमाल गाना था भाई यार. वैसे कोक स्टूडियो सीजन 14 वाज जबरदस्त, बहुत आला. 14 13 14 15 पता नहीं यार, मैं काउंट भूल गया हूँ, लेकिन चलो जी, जो भी था ये वाला कोक स्टूडियो था ना, ये बड़ा क्लास एब्सोल्यूट. चलो जी, और क्या सीन है. अच्छा भाई, रेडियो गार्डन से ओके की रिपोर्ट आ रही है. शारिक काजी साहब थैंक यू. बाजी भी हो ऑस्ट्रेलिया में, कहती हैं ठीक चल रहा है. हसन कहते हैं it had stopped working but now it is working fine. He's talking about the transmission in Lahore, Rawalpindi, Islamabad. All right, मेरा FM is working fine. शोएब चौधरी साहब कहते हैं ओके की रिपोर्ट है रेडियो गार्डन की. फरहान रजा भी कहते हैं एंड वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा जी, फुली फंक्शनल ऑन रेडियो गार्डन. हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो ठीक है, बट एक सेकंड जनाब. अच्छा, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये इजाज अहमद ने क्या बोल दिया. कामरान अकमल ने जो है ना, वो जो आपको बताया कि आपको पता है जनरली वो सरदार जी जोक्स होते हैं ना, उसमें सरदार जी जोक जो है वो एक रात 12 बजे वाला जोक एक है जो कि काफी कहते हैं ना जी, रात 12 बज गए जी, सरदार जी मत छेड़ो वाली जो कहानी एक बड़ी मशहूर है. अच्छा, इस पे भी उन्होंने ना अपनी स्टोरियां बनाई हुई हैं सरदार जी ने, जो कि मैं वो क्या अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था तो नादिर शाह ने हमला किया था तो फिर ये हो रहा था तो वो हो रहा था, सरदार जी ने ये किया तो सरदार जी 12 बजे वो अपना पता नहीं अपना कोई उन्होंने कोई जंग के साथ उसको जो है ना लिंक कर दिया. मुझे वो हिस्टोरिकली ठीक नहीं लग रही है बात, वो एक बस लेजेंड चल रही है तो चल रही है. लेकिन बहरहाल वो रात को क्यों जिस जमाने की वो बात कर रहे हैं उस पर घड़ियां हमारे यहाँ होता नहीं थी. रात 12 बजने किस वक्त होते हैं हमें पता चलना पॉसिबल था नहीं. अहमद शाह अब्दाली की अगर हम बात करें, उसने तो 1700 कोई 40 50 60 ऐसे में हमला किया था हिंदुस्तान में. उस वक्त तक तो पहला क्लॉक टावर भी हिंदुस्तान में जो है वो 19वीं सदी के आखिर में आके कहीं इंस्टॉल हुआ था. और घड़ियां जो है वो तो 1800 कुछ एंड में जाके लॉन्च हुई थी यहाँ पे. कैसे रात 12 बजे का 1750 में पता चल सकता है सरदार जी को, ये तो हमें भी नहीं पता ये बात. लेकिन इसके पीछे कोई स्टोरी है, कोई जोक है. लेकिन यार द पॉइंट इज नॉट दैट कि हिस्टोरिकल फैक्ट है या क्या है यार. ये जो ऑफेंसिव रेसिस्ट किस्म के जोक्स होते हैं भाई, तू असल में ये प्रॉब्लम है ना. देखें अब नाउ हेयर दिस आउट. इजाज अहमद साहब कहते हैं कि जी पठानों में जो है ना, वो पख्तूनों में वो उनको पता नहीं होता किस वक्त क्या बोलना है और क्या करना है. इस तरह की बात उसने इजाज अहमद ने बोली है. अब तेरी अपनी कम्युनिटी का बंदा बैठा हुआ है कामरान अकमल, उसको नहीं पता कि रेसिस्ट जोक्स जो होते हैं इस तरह के, ये टेलीविजन की कंजम्पशन या मास मीडिया कंजम्पशन के लिए, इवन फॉर अ सेलिब्रिटी लाइक कामरान अकमल, तुम्हारे तो सोशल मीडिया की कंजम्पशन के लिए नहीं है. ये तो तुम अपने दोस्त यार बैठे हुए ग्वाल मंडी में खाना खाते हुए और जोक्स मार रहे हो तो जोक मार लिया करो इस तरह के. ये टीवी पे बैठ के नहीं होते हैं यार. और बाकी भी वहां बैठे हुए लोग दांत निकाल के हंस रहे थे. तो यार ये हरकतें हैं फजूल हमारे यहाँ. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना यार, देखो पता है यहाँ ऐसी जगहों पे ऐसी चीजों पे ना होस्ट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. उसको उसी वक्त वहां पे रोकना चाहिए था. काशिफ अब्बासी साहब ये बात उसकी सुनते रहे. काशिफ अब्बासी को ना यार सीनियर बंदा पाकिस्तान में टीवी एंकर्स में आई थिंक टॉप 5 में आता होगा बंदा. और वो इजाज अहमद जो भी बोले जा रहा है, जो भी बोले जा रहा है, तुम सुन रहे हो ना, बोलना क्या बोल रहे हैं इजाज साहब. आप अगर कोई कम्युनिटी मेहनत करके आ रही है यहाँ से, और ऑनेस्टली स्पीकिंग यार अब अबरार है. I mean, आपको पता है मैं जरा कराची के प्लेयर्स के वाले थोड़ा सा बायस्ड हूँ. यू गाइस नो अबाउट दिस राइट. अब अबरार मेरे लिए इज नॉट अ पख्तून यार. I mean, he is पख्तून, you know that right? I am pretty proud of this fact that he represents my country and he's the next big thing in spin bowling. उसको हम टीम में जगह नहीं दे रहे, that's a different thing. It doesn't really matter to me at all whether whichever community he belongs to, he's whatever he is यार. I mean, seriously, ये जो हमारे यहाँ inherent racism है ना, देखो हर दुनिया के हर जगह पे racism होता है बिल्कुल इसमें. लेकिन ये जो हम ला के अपनी डर्टी लॉन्ड्री धो रहे हैं, ये जहालत. अब कामरान अकमल has been a part of the international cricket setup for close to what 20 years या 18-19 years. अभी तक आपको ये तमीज नहीं आई. इजाज अहमद साहब, he's not a पठान, याद रखना. बट आपको अभी तक ये तमीज नहीं आई कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना. बहरहाल आई होप के आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि यार ये जो चल रहे हैं ये फड्डे ये किस बात के चल रहे हैं. सो जी खिलजी साहब, बिल्कुल ये वीडियो आपने शेयर भी कर दी है इजाज अहमद की. अगर कोई देखना चाहे तो हमारे ट्विन सिटीज इस्लामाबाद के ग्रुप में जो है उन्होंने वो ऐड कर दिया है. सो ठीक है, थैंक यू सर. और क्या सीन है? और ये सीन है कि चलें जी आगे बढ़ते हैं और कोई मैसेज देख लेते हैं अगर आप लोग का आया है हमारे पास.
ट्विटर को मैं इस वक्त रिफ्रेश मार रहा हूँ. इलॉन मस्क, अच्छा हाँ बिल्कुल सर, हम अभी आगे चल के बात करेंगे. इलॉन मस्क ने अभी ये मैंने देखा थोड़ी देर पहले उसने ये ट्वीट किया, बहुत मजेदार ट्वीट किया, बिकॉज आईफोन और ओपन एआई का जो है वो आपस में इत्तेहाद हो गया है. इलॉन मस्क उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और वो एप्पल के यूजर्स को जो है वो चेतावनी दे रहे हैं इस पूरी चीज के हवाले से. व्हाट इज दैट चेतावनी अबाउट, वी विल टॉक अबाउट लेटर इन द प्रोग्राम. और जल्दी से फेसबुक पे देख लेते हैं जी. रोमाना जलील ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम सुनती है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, जस्ट वांटेड टू मार्क अटेंडेंस. बहुत शुक्रिया, आपने अटेंडेंस हाजिरी रजिस्टर में अपनी पी लगा दिया. और इसके अलावा शनीला शौकत खिलजी, गुड मॉर्निंग अदील भाई, गुड मॉर्निंग शाहिद साहब, वालेकुम सलाम. अब्दुल रज़ाक कहते हैं लोहा, टाइटेनियम और बेलियम समेत चांद पर बहुत सी बेशकीमत धातें मौजूद हैं और अब अमेरिका और चीन समेत बहुत से ममालिक चांद पर मुस्तकिल अड्डा बनाने का इरादा रखते हैं. लेकिन चांद के वसाइल किसकी मिल्कियत है? आई थिंक इस पे इंसानों को कोई ना कोई ट्रीटी जो है या कोई ना कोई ट्रीटी, जब चांद हम इस काबिल हो जाएंगे कि चांद से बड़े पैमाने पर माइनिंग करके सामान यहाँ पे लाना शुरू कर देंगे, तो फिर हमें एक इंटरनेशनल ट्रीटी डेवलप करनी पड़ेगी. देखिए इसी तरह की जो ट्रीटीज हैं वो हमने एंटार्क्टिका के हवाले से डेवलप की हुई हैं, हमने इंटरनेशनल वाटर्स के हवाले से डेवलप की हुई हैं, और हमें चांद के हवाले से भी जो है वो करनी पड़ेंगी कि जी इस तरह की धातें लेने के लिए अगर हमें चांद जाना पड़ रहा है तो फिर तो गेम काफी ऑफ चल रही है. अच्छा जी, आयशा सिद्दीका कहती हैं अदील भाई बच्चों की, मैसेज कहाँ चला गया यार, फेसबुक का एल्गोरिथम मुझे समझ में नहीं आता है यार, ये मोस्ट रीसेंट एंड ये वो, इट्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड मैन. मैं इतने साल फेसबुक से दूर रहा ना, अजीब सा हो गया फेसबुक. मैं अब दिल में नहीं उतरता मेरे फेसबुक का. आई थिंक इट जस्ट सीम्स सो आउटडेटेड, बट आई थिंक पीपल आर देयर एंड इनका जो बेनिफिट है ना वो ये, माय गॉड वर्किंग सो स्लो राइट नाउ यार, क्या हो गया है? सॉरी यार आयशा सिद्दीका, आपका मैसेज पढ़ने की मेरी पूरी की पूरी जो है ना वो नियत थी, लेकिन आई रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. सो इस्लामुल ब्लास्टर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. ओके, अब्दुल रज़ाक साहब यही बताते हैं कि मालावी के नाइब सदर और दीगर 9 अफराद को ले जाने वाला तैयारा लापता हो गया है. दुरुस्त फरमाया आपने भाई. मालावी, अभी कुछ अर्से पहले हमने ईरान के सदर का तयकार हेलीकॉप्टर तबाह होते हुए देखा. अब हमें पता चला है कि जी मालावी, सो मालावी इज अ स्मॉल कंट्री इन द साउथ ऑफ अफ्रीका. आई वुड से साउथ ईस्ट ऑफ अफ्रीका. मलावी एक लंबा सा मुल्क है और एक लेक मलावी है, उसके अलोंग साइड जो है ये मुल्क चलता रहता है. और रिलोंगवे इनका कैपिटल है. और वो कहते हैं जी उनके प्रेसिडेंट साहब जो है ना, नाइब सदर, उनका जो तैयारा है वो लापता हो गया है और उसमें 9 अफराद उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे. और जाहिर है जब भी जाहिर तैयारे लापता होते हैं तो जनरली खबर जो है ना वो अच्छी आती नहीं है. सो अल्लाह बेहतर करे. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. नाउ आई एम इन अजीजिया फॉर हज एंड प्रेइंग फॉर यू एंड ऑल डियर लिसनर्स. प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली. भाई निगत सुल्ताना, माशाल्लाह आप अजीजिया में इस वक्त मौजूद हैं और दिस नेम, दिस प्लेस ऑलवेज ब्रिंग्स सम अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज of our time at the Hajj as well. It's been 6 years now, but what a beautiful feeling this is, Azizia, and अच्छा टाइम उधर स्पेंड किया. आयशा सिद्दीका पर चल गया जी मुझे मैसेज, अब आपका मिल गया. बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और आपका प्रोग्राम सुना नहीं जा रहा, लेकिन फेसबुक पे एक्टिविटी में जरूर पार्टिसिपेट करने का दिल होता है. चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आयशा, सो काइंड ऑफ यू. परवेज अहमद खान कहते हैं सुबह बखैर ऑल. परवेज हेयर फ्रॉम कब्जा कॉलोनी कराची. आई एम योर लिसनर सिंस 2008. देखिए अपने इलाके को कब्जा कॉलोनी कह रहे हैं यार ये. अच्छा जी, और कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल. हजारों फलस्तीन शहीद हो गए, उस पर रोना नहीं आया, मगर मैच हारने पर रोना आए तो इससे बड़ी मुनाफकत कोई नहीं है. नहीं, अगर फलस्तीनियों पे भी रोना आए और मैच होने पर भी रोना आए तो फिर उस हवाले से फिर क्या कहें. तो ये एक जो हमारे यहाँ अजीब, आई डोंट नो ये इन कमेंट्स पे मैं क्या करूं, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. आपको भी ले चलते हैं हम एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Sajad Ali, Coke Studio Season 15 and Farheen Jafri, and hope you guys enjoyed that song, beautiful one. Very lively and motivating song. 7:53 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. चलो भैया आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं और क्या सिलसिला है. डॉन ने अपनी आज की जो लीड बनाई है प्रोग्राम में, ऑफ कोर्स आगे चल के जरा तफसील से इसके हवाले से बात करेंगे. स्टेट बैंक डिलीवर्स फर्स्ट रेट कट इन 4 years. पिछले 4 साल में पहली बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी रेट कट किया है. अब लास्ट टाइम जो रेट कटिंग जो हमने की थी वो कोविड के दिनों में की थी और उस वक्त इकोनॉमी को इसकी जरूरत थी. और अब खैर तफसील से बात करेंगे ना जरा. अभी तो हम हेडलाइंस पढ़ना है, अभी सारी बातें पढ़ लूंगा तो फिर बात के लिए क्या रह जाएगा, फिर बाकी खबरें जो रह जाएंगी.
Interest rate reduced by 150 basis point to 20.5 to stimulate growth. Central bank says the near-term inflation outlook susceptible to risks. Note several key developments since last monetary policy decision taken in April. All right, आगे बढ़ते हैं. People's Party feels left out from budget. Defamation law discussions. Murtuza says his party didn't support Punjab government for solo decision making. Lahore High Court to hear challenges to controversial act today. पाकिस्तान में इजहार राय पर कदगन लगाने का बदतरीन कानून जो है वो पंजाब में पेश किया गया है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग यार ये लोग सोच नहीं रहे लोग क्या कर रहे हैं. ओ भाई पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन खैर एनीवे ऐसी मजबूरियां इनकी हो गई हैं. लेकिन अब हुआ ये सीन है जनाबे वाला कि इन्होंने ये कानून तो बहरहाल पास कर दिया है. पीपल्स पार्टी आपको पता है दोनों तरफ से खेलती है और फिर भी खुश रहते हैं एट द एंड ऑफ द डे. तो पीपल्स पार्टी कहती है हमसे तो मशवरा ही नहीं किया गया, हमें तो पता ही नहीं. वो हमेशा कहता है हमें तो पता ही नहीं था ये क्या हुआ. रजा रब्बानी अब तो सेनेटर नहीं रहा, वरना वो आंसू भी बहा दिया करते थे कि मैं रो रहा हूँ साइन करते हुए, देखो इस पेपर पे मेरे आंसू के कतरे जो हैं वो गिरे हुए हैं, मेरा साइन फैल गया है, उसकी इंक स्याही फैल गई है मेरे आंसुओं से, लेकिन मैं फिर भी साइन कर रहा हूँ. तो ये आपको पता है क्या कहानी है पीपल्स पार्टी की. तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने इस केस को जो है वो टेकअप कर लिया. और अब देखते ही हैं कि इस केस को टेकअप करने के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट आपको पता है कि उनके जो चीफ जस्टिस हैं उनको तो पार्सल करके इस्लामाबाद भिजवा दिया गया है. बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे वो गवर्नमेंट को. अब देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं जी. पंजाब में हतक इज्जत कानून बन गया, गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, फौरी नफाज होगा. एंड लाहौर हाई कोर्ट हतक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी गई है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सिलसिला है. हुकूमत अहम माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम, इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा. माशी तरक्की 3.5% के हज़फ के मुकाबले में 2.38% रही. गंदम चावल मकई समेत बड़ी फसलों की पैदावार में बेहतरी जो है वो रिकॉर्ड की गई है. स्टेट बैंक का भी चलने जिक्र है. इमरान नून लीग और पीपी से मुज़ाकरात पर तैयार, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का फैसला. हिरास फरीक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं जो माशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्तात रखता हो. खत का मुजव्विज़ा मतन. मैंडेट की वापसी, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी और दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल्स की शराइत. लीगल कमेटी का इजलास तलब. जाहिर है जी आपको पता है कि इमरान खान का ये खत काजी फायजिस्ता रद्दी की टोकरी में डाल देंगे, बिकॉज वो तो कहेंगे कि अपने मामलात में आप हमें इन्वॉल्व ना करें. मशवरे भी सारे वही देते हैं, उनसे कोई जवाब दे दो कहते हैं यार ये आपका अपना मैटर है. मसलन आपको पता है कि आप इलेक्शन कल का बहुत बड़ा जो बल्कि बहुत बड़ी खबर जो थी वो यही थी कि जी इलेक्शन ट्राइब्यूनल को डिसॉल्व कर दिया गया है. डिसॉल्व करने से मुराद ये है इस्लामाबाद में आप जाते हैं जस्टिस जहांगीरी ऑफ ऑल द प्लेसेस इन पाकिस्तान, अगर कहीं पे सही मानों में इलेक्शन ट्राइब्यूनल सही मानों में काम कर रहा था वो यहाँ पर था इस्लामाबाद में. और आपको पता है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन हुए या नून लीग के लीडरान हुए ये बैकफुट पर आ गए थे, अपने फॉर्म 45 सबमिट नहीं कर रहे थे, आरओज पेश नहीं हो रहे थे, आए बाएं शाएं चल रही थी, इधर उधर की बातें हो रही थी, सिर्फ टीवी प्रोग्रामों पे दावे करते थे कि जी हम बिल्कुल प्रेजेंट करेंगे. लेकिन अब पता ये चला है कि जी कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना महफूज शुदा फैसला सुना दी, जिसके तहत नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो नया कानून इन्होंने पास किया है इस हुकूमत ने, उनके मुताबिक जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है उसमें एक रिटायर्ड जज को ये केसेस ट्रांसफर कर दिए गए हैं और एक हीरा चुनकर लाए हैं रिटायर्ड जज जिनका नाम है जस्टिस शकूर पराचा. अच्छा, जस्टिस शकूर पराचा वो जज हैं जो कि अगर आपको याद हो जल मुशर्रफ के जमाने में जो 3 नवंबर जो जिनका इमरजेंसी प्लस मुशर्रफ साहब की कही जाती थी इफ्तिखार चौधरी को हटाने के लिए जो वो लेकर आए थे, उसमें पीसीओ के तहत इन्होंने जो है वो हलफ भी लिया था. लेकिन इन जज के ऊपर जो शकूर पराचा थे इनके ऊपर कुछ करप्शन के भी कहते ही हैं कि जी उनके ऊपर इल्जाम थे. और हुआ ये है सिलसिला कि हाँ एलिजेड करप्शन लिखा हुआ है. बिल्कुल ये अखबार की खबर काफी पॉपुलर हो रही है इस वक्त don.com की. 14 अगस्त 2009 जस्टिस शकूर पराचा रिजाइंस. कहते हैं कि जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट पहुंच गई थी, लेकिन इन्होंने गनीमत ये जाना कि मैं रिजाइन कर दूं तो उनको जो है वो ढूंढ कर लेकर आए हैं. और जाहिर है आपको पता है कि जिस लेवल की ब्लेटेंट रिगिंग को छुपाने का प्लान है जाहिर है उसके लिए तो ही इज द परफेक्ट गाय. मेरे ख्याल से सही बंदा लेकर आए. लेकिन जाहिर है इस पे आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे रुकेगी नहीं, बिकॉज वो इस पे उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और ये जो जजेस ये जो पैनल को चेंज किया गया, पैनल नहीं था जो एपलेट ट्रिब्यूनल को चेंज किया गया है, इसके खिलाफ वो जाएंगे. अच्छा, ये इस पे भी जा रहे हैं. इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है इमरान खान या पीटीआई, माफ कीजिएगा नॉट पीटीआई, इमरान खान, पाकिस्तान के कुछ साबिक जजेस जो हैं वो इलेक्शन में सिस्टमैटिक रिगिंग के हवाले से एक खत लिख रहे हैं टू चीफ जस्टिस
ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजी सा, और उसमें वो कहेंगे कि एक कमीशन बनाया जाए, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जो कि 2013 के इलेक्शन की तरह इसकी तहकीकात करे कि क्या ब्लेटेंट रिगिंग या कोई सिस्टमैटिक रिगिंग जो है वो हुई है. अब देखते ही हैं. उस ज़ाहिर है हमें पहले से पता है काजी फाइजी साहब पे कहेंगे कि जी ये तो आप इलेक्शन कमीशन चाहे, आप लोग मेरे पास क्यों आते हैं इस काम के लिए. सो अजीब सिचुएशन है पाकिस्तान की. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. अच्छा जी, जो आज उर्दू अखबारात ने अपनी लीड बनाई है वो उन्होंने नवाज शरीफ ने जो ट्वीट किया है मोदी को, और मोदी ने जो उस पर टके का जवाब दिया है, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, या तो इन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है या क्या होता है. मोदी ने शुक्रिया तक नहीं किया है, लेकिन एक्सप्रेस बहरहाल दे आर एक्साइटेड. आए नफरत को उम्मीद से बदलें. नवाज शरीफ की मोदी को मुबारकबाद. जंग की लीड है, पाक भारत पैगामात का तबादला. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. काकड़ कहना है गंदम चोरी स्कैंडल की तहकीकात में पेश करता हूँ. अच्छा ठीक है जी. शेख रशीद कहते हैं आर्मी चीफ आम माफी का ऐलान करें. अच्छा ठीक है. फजलुर रहमान कहते हैं साबिक फाटा से वादा खिलाफी दहशतगर्दी ऐसे खत्म नहीं होती. और क्या सीन है. और क्या सीन है. कोई है हमारे पास. कई हिस्सों में बटी कौमी क्रिकेट टीम बिखर के रह गई. ये लिखना है एक्सप्रेस का. वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी दोस्ती यारी के साथ बाज मखसूस हवालों से भी ग्रुपिंग. हम ख्याल क्रिकेटर्स की सपोर्ट, पीसीबी में ग्रुपिंग. हुक्काम के पास रिपोर्ट कान. चलें जी. ऑलराइट, अब आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हाँ जी, तो फिर सीन क्या है. सीन ये है कि जी टूटी फूटी, मेंटली ब्रोकन एंड फिजिकली शेकन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज गोइंग टू टेक ऑन कनाडा टुडे. और कनाडा की टीम में चलें कम से कम इंडिया के मुकाबले में जरा पाकिस्तानी हमारे ज़ाहिर, उनका जो कप्तान है कनाडा का वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन है, पाकिस्तानी नशात है. तो अगर आज हम हारेंगे तो कह सकते हैं कि चल साढ़े मुंडे से ही हारे हैं. सो कोई ऐसी टेंशन की बात, चिंता की बात नहीं होगी. पाकिस्तान आज न्यूयॉर्क के एक बहुत ही खतरनाक ग्राउंड में, वाकई सीरियसली यार, मैं तो आई मीन you disagree or agree with me man, I'm actually liking this cricket taking place in New York. I mean ये होनी चाहिए यार. एक there should be a balance between the bat and ball. ये आईपीएल के चक्करों ने और ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ने जो है ना, ये हमारा मूड जरा खराब कर दिया है. हमारी आदतें खराब कर दी, मूड नहीं खराब कर दिया, आदतें हमारी खराब हो गई. और न्यूयॉर्क में मैच देख के हमारे मूड खराब हो रहे हैं. मैं तो कल भी अपने यूट्यूब में ही बात कर रहा था मेरे ख्याल से कि यार आई थिंक बेहतरीन जितना बड़ा बल्लेबाज है ना वो अपने आप को प्रूव करेगा इस विकेट पे आके कि यार मैंने जो इतने हजारों लाखों रन्स बनाए हुए हैं उसको अप्लाई करने की कहानी है न्यूयॉर्क में. इट इज डेफिनेटली नॉट बिहेविंग लाइक अ बैंगलोर विकेट. It is more difficult than a Dubai or Abu Dhabi slow turning tracks. This is a very dangerous wicket जहाँ पे ये मैच हो रहा है. The outfield is slow. How do you apply yourself? आपकी सिंगल डबल्स में आपकी फिटनेस का भी टेस्ट होने वाला है इसमें, और कहाँ से रन्स निकालने हैं, क्या करने हैं, वही गलतियां हो रही हैं. टीम्स वाकई ऐसे ही लग रहा है कि अभी तक आई मीन जाहिर आपको न्यूयॉर्क में अब चंद एक मैचेस और रह गए, लेकिन टीम अपने आप को जो है ना वो अभी तक शायद एडजस्ट ही नहीं कर पाई है न्यूयॉर्क के एक स्टेडियम में कि यार यहाँ पे इस ग्राउंड में कि यहाँ पे चेस कैसे करना है या स्कोर कितना पुटअप करना है या क्या करना है. कल बांग्लादेश मेड द सेम मिस्टेक. आई मीन सीरियसली उस पर हम बात कर लेते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान का मैच. खैर एनीवे पाकिस्तान ऑलमोस्ट अब एक रस्मी कार्रवाई रह गई है बिकॉज कनाडा पाकिस्तान को आज हरा सकता है. वी ऑल आई डोंट थिंक कनाडा वुड हैव स्टार्टेड विद सो मच कॉन्फिडेंस लाइक दे डिड अगेंस्ट पाकिस्तान. 2011 में मुझे याद है कि जब 2011 के वर्ल्ड कप में भी कनाडा और पाकिस्तान का जब मुकाबला हुआ था उसमें कनाडा ने मैच फंसा दिया था. वो तो लाला की ग्रेटनेस थी यार कि उसने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान, लाला कप्तान भी थे, और वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना ये वाला मैच जिता दिया था. इस वक्त हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उस कैलिबर का कोई प्लेयर नहीं है. सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ पाकिस्तान लूज आउट टुडे एंड गो बैक होम. एक मैच ऑफ कोर्स आयरलैंड के खिलाफ खेलना होगा, लेकिन वो बस एक खाना पूरी होगी. लेकिन फिर भी बहरहाल आज पाकिस्तान और कनाडा के साथ ये मैच है. और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि हाउ डू वी गैदर द टीम टुगेदर. देखो वहाब रियाज वाला मोड तो फेल हो चुका है. आई मीन अगर थोड़ी सी भी हमें अकल समझ हो, बस जाहिर है हम एक्सपेक्टिंग मोहसिन नकवी टू डू दैट आई थिंक वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. लेकिन फोन करके बोलें कि यार वहाब जस्ट स्टे, तुम मैनेजर हो, मैनेजर सीनियर मैनेजर हो, सॉरी, वो टीम में इस तरह घुलता मिलता नहीं है एंड ऑल. वो कैपे पहन के और टीम के यूनिफॉर्म में नहीं बैठा होता, वो अमूमन कोट टाई लगाए हुए बैठे हुए कहीं साइड पे बैठे हुए. तो उनका काम होता है मीडिया को मैनेज करना, खिलाड़ियों के आना जाना, ये सारी चीजें. कोई फड्डा पंगा हो जाए वहां पे उसका अपना रोल प्ले करना. आई मीन व्हाट इज योर रोल कि तुम इसमें घुसे हुए हो. लेट गैरी कर्स्टन डू हिज जॉब, लेट हिम टेक चार्ज, लेट हिम टेक कंट्रोल, लेट हिम मेक स्ट्रेटजी. आई थिंक ही हैज अ फेयर अंडरस्टैंडिंग. थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया होगा अभी ये हफ्ता 10 दिन इन जो है खिलाड़ियों के साथ गुजार के किस में दम है, किस में खाम है, कौन खेलेगा, क्या होगा. लेकिन खैर अब क्या सीन है. अब ये सीन है कि
आज पाकिस्तान जो बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा अपने आप को मेंटली गैदर कैसे करेंगे. पहले अमेरिका से एक क्लिफ हैंगर हारना इन द सुपर ओवर, वो अमेरिका से क्लिफ हैंगर हारते या जो भी हारते, लेकिन अमेरिका जैसी टीम से मैच हार देना इटसेल्फ एक बहुत अफसोसनाक बात. और उसके बाद भारत से एक ऐसा मैच जिसमें आप 96-97% प्रोबेबिलिटी ऑफ विन पे बैठे हुए और वहां से आके जो है वो आप मैच हार जाएं. सो अब देखते हैं यार क्या रहता है सिलसिला. एंड गैरी कर्स्टन ने बहरहाल धमकी तो दे दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ सीनियर्स को. उन्होंने कहा है कि जी आइदर यू इवॉल्व और यू विल गेट लेफ्ट बिहाइंड, यानी तुम या तो अपने आप को इम्प्रूव कर लो या फिर तुम्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा. अब कितने सारे पाकिस्तान के सीनियर्स जो हैं वो इस धमकी को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते, ये एक इंपॉर्टेंट बात है. गैरी कर्स्टन को भी जरा पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान में जो लॉबीज हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं. हमने बड़े अच्छे अच्छे लोगों की कुर्बानियां दे दी इस लॉबीज के चक्कर में. और अब जो खिलाड़ियों की लॉबी है वो अब सीनियर खिलाड़ी कौन से हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपके सामने मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से वो अजीम दिग्गज खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जो अपने आप को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं इन कंडीशंस में, मैच नहीं जिता पा रहे पाकिस्तान को, चाहे वो बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो. लेकिन बहरहाल तो आज कनाडा के साथ 7:30 बजे पाकिस्तान टाइम हमारा ये मैच होने वाला है न्यूयॉर्क में. लेट्स सी व्हाट आवर टीम डज, हम लोग क्या करते हैं. लेकिन खैर चलें, न्यूयॉर्क में ही जो है लो स्कोरिंग थ्रिलिंग मैचेस जो है वो चल रहे हैं. और कल साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के दरमियान मैच भी बिल्कुल वेंट डाउन टू द वायर, टू द वेरी वेरी लास्ट डिलीवरी. हुआ सिलसिला क्या, वही जो सिलसिला इस ग्राउंड में चल रहा है वो ये है कि साउथ अफ्रीका ने जो है वो जरा थोड़ा सा कल एक रिस्क लिया. पहले टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया और उनके शायद ज़हन में यही बात होगी कि यार एक सर्टन टोटल उनको अपनी बैटिंग लाइनअप पे ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस होगा. एक मामूली सा टोटल भी अगर प्लेस कर दिया जाए तो उनकी बॉलिंग आई थिंक साउथ अफ्रीका की इतनी अच्छी है कि वो उसको डिफेंड कर सकते हैं. और हुआ कुछ ऐसा ही, 6 विकेटों के नुकसान पे सिर्फ 113 रन बनाए. भला हो हेनरिक क्लासन का कि जिन्होंने 46 रन बनाए और डेविड मिलर ने 29 रन बनाए. और इन दोनों के दरमियान जो 5वें विकेट की पार्टनरशिप थी उसने जो है वो इनके स्कोर को 113 तक पहुंचाया. अगर हम बॉलिंग की बात करें तो तंजीम साकिब जो है उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया. तशकीन अहमद ने 2 विकेटें हासिल की और रिशाद हुसैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया. जो टॉप 3 बॉलर्स थे तंजीम, तकसीम, मुस्तफीज, इन तीनों ने जो है वो लेस देन 5 रन एंड ओवर दिए हैं. और रशाद जो है वो सबसे एक्सपेंसिव साबित हुए जिनके 10 ओवर्स में जिनके 4 ओवर्स में जो है वो 32 रन आए. जवाब में वेल देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम आई थिंक व्हेन यू हैव गॉट टू से, अच्छा इस इनिंग में एक जरा कंट्रोवर्सी हो गई और बांग्लादेश को ज़ाहिर है 4 रन जो है वो मिले थे जिसको फिर डेड बॉल जो है वो करार दे दिया गया था. एंड आई थिंक बांग्लादेश, आई एम श्योर बांग्लादेश फैंस एंड मीडिया विल बी टॉकिंग अबाउट दैट वेरी पुअर डिसीजन. इनफैक्ट यार कल रिचर्ड इलिंगवर्थ ने जो तौहीद रिदवाई का आउट दिया है यार वो भी यानी जो रबादा था ही वाज नॉट इवन अपीलिंग, लाइक बहुत अनफेयर डिसीजन यार दिया है. ज़ाहिर है वो इट वाज क्लिपिंग एट द एंड ऑफ द डे, वो क्लिप कर रही थी बॉल लेग स्टंप को, लेकिन एंड एज पर दी DRS रूल्स एंड हॉकाई रूल्स एंड व्हाटएवर बॉल ट्रैकिंग रूल्स जो भी है इट वाज आउट. लेकिन यार आई थिंक यहाँ पे जो है ना जरा थोड़ा सा आई थिंक अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया. एंड ये वाला डिसीजन जो है ना, बिकॉज उस वक्त तक जिस वक्त रिदवाई और महमूदुल्लाह बैटिंग कर रहे थे उस वक्त लग ऐसे ही रहा था कि ये मैच जो है ना ये इनके कंट्रोल में है. और 94 रन पे इनके 4 खिलाड़ी आउट थे और इनको 17 रन पे जो है 17 गेंदों पे मैच जीतने के लिए कोई आई थिंक दे नीडेड अराउंड कोई 20 से करीब जो है उनको रन चाहिए थे. और लग ये रहा था दोनों बड़े सेट होकर खेल चुके थे और ये मैच जिता देंगे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली तौहीद के आउट होने के बाद दे जस्ट लॉस्ट इट. और आखिरी ओवर जो है वो केशव महाराज ने कराया एंड आई थिंक दे नीडेड अराउंड कोई 12-13 रन इन दैट ओवर. 11 रन मेरे ख्याल से चाहिए थे बट ही डिफेंडेड इट रियली रियली वेल. तो 109 रन 7 विकेटों के नुकसान पर बांग्लादेश बना सका. दे फेल शॉर्ट बाय 4 runs in that game. Heartbreaking game for them. However, it's not over for them. Of course, अगर हम बात करें तो बांग्लादेश अभी भी 2 पॉइंट्स के साथ जो है इस ग्रुप में दूसरे नंबर पर है. इनका नेदरलैंड्स और नेपाल के साथ जो है अभी मैचेस होने हैं. तो आप कहेंगे कि ये वो 2 मैचेस हैं जो कि बांग्लादेश शुड बी एबल टू विन एंड दे शुड बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 8. श्रीलंका इज गोइंग होम फॉर श्योर. बांग्लादेश से हार चुके हैं, साउथ अफ्रीका से वो हार चुके हैं, नेदरलैंड और उनको अभी नेपाल से खेलना है. इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये कल इनका जो है वो शायद मैच होना है श्रीलंका और नेपाल. इनफैक्ट यस, कल सुबह 4:30 बजे ये मैच हो रहा होगा. और इसके अलावा कल सुबह 9:30 बजे 5:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया भी एक दूसरे के आमने सामने होंगे. चलें जी, आपको भी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. क्रिकेट के जिक्र में इतनी जो है ना वो टाइम निकल जाता है, ज़ाहिर है पता भी नहीं चलता. 5-7 मिनट 10 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं बिल्कुल. लेकिन वॉलीबॉल के हवाले से जो है ना वो भी जरा खबर जो है वो हम शेयर करते थे. और वॉलीबॉल के हवाले से खबर, एक तो आपको पता है पाकिस्तान टीम एक तो फाइनल में, हमारी सीनियर टीम जो थी, सीनियर टीम से बना जो पाकिस्तान की मेन टीम है, वो तो फाइनल में हार गई थी. आपको पता है कतर से ये जो चैलेंजर्स कप, एशियन वॉलीबॉल फेडरेशन चैलेंज कप हो रहा था इन बहरीन. लेकिन पाकिस्तान की एक और टीम भी जो एक्शन में थी, और पाकिस्तान की अंडर 18 जूनियर टीम थी, जो कि एक और टूर्नामेंट में, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन का एक और टूर्नामेंट हो रहा था और उसमें शिरकत करने गई हुई, और उसने फाइनल में जो है वो ईरान की टीम को जो है वो शिकस्त दी है. नाउ दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान अंडर 18, पाकिस्तान यंग वॉलीबॉल टीम. वॉलीबॉल में सीनियर और जूनियर टीम भी जैसे कामयाबियां हासिल कर रही है माशाल्लाह. आई थिंक दिस इज अ गुड केस, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वॉलीबॉल को पाकिस्तान का कौमी खेल बना दिया जाए. बहुत अच्छी बात है. बट खैर एनीवे, कौन सुन रहा है मेरी बात, लेकिन फिर भी जी, वेल डन टू द बॉयज. एंड नाउ दे क्वालिफाई फॉर एन एशियन चैंपियनशिप, जो अंडर 20 चैंपियनशिप होने वाली है. सो लेट्स गिव देम ऑल द वेरी बेस्ट. ऑलराइट, चलें जी, क्या बात है. महनाज कहती हैं फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी. वो अबे इनका जिम बड़ा खूबसूरत है. महनाज यहाँ पे जाती हैं, बड़ी वर्जिश करती हैं. और हमारे घर के सामने यार एक बड़ा खूबसूरत जिम खुला है यार, वहाँ भादराबाद की तरफ. ओहो, मैं सुबह इंस्टाग्राम उनका पेज देख रहा था और बस देखिए पैसे बहुत ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट, मैन, इट लुक्स लाइक अ सुपर कूल प्लेस यार. अजय जी, अताउर रहमान कहते हैं दिस वीकेंड सफर्ड फ्रॉम सिवियर डायरिया एंड रिमेन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2 days. Now though not 100% well but feeling much better. Need your prayer. भाई बहुत सारी दुआएं अताउर रहमान साहब आपके लिए. अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. खाने पीने में I'm sure आप एहतियात कर रहे होंगे, लेकिन गर्मी का ये मौसम जो है वाकई इसमें आपको पता है कि कंटामिनेशन और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं खाने में. सो इस वजह से ये इन्फेक्शंस आर प्रीटी कॉमन. अल्लाह बेहतर करे और आपको ताकत एक बार फिर से वापस आए. Pakistan will be playing a football World Cup qualifier against Tajikistan today. Let's start supporting other sports in Pakistan. Pakistan will definitely be playing against Tajikistan today. लेकिन आपको पता है ना कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम का ताजिकिस्तान 2 शंबे पहुंचना मुसीबत हो गया था यार. बेचारों की फ्लाइट कोई कैंसिल हो जा रही है. उन्होंने, पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने जो है वो चार्टर्ड जो है वो जहाज किया, और वो चार्टर्ड जहाज की फ्लाइट जो है वो भी कैंसिल हो गई. और कहते हैं जनाब, अभी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने आज सुबह का ट्वीट उनका किया हुआ है, PFF की काविशें रंग ले आई. वजीर आजम की खुसूसी दिलचस्पी से कौमी टीम ताजिकिस्तान रवानगी आज मुतवक्को. कौमी फुटबॉल टीम पाक फिजाइया के खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद से अलस सुबह 2 शंबा रवाना होगी. तो अल्लाह करे अब ये 2 शंबा जो है, पता ना फारसी में 2 शंबा किसे कहते हैं. एनीवे, तो 2 शंबा पाकिस्तान टीम जो है वो जा रही है. अब इसी को अच्छी प्रोनाउंसिएशन भी होगी, आई एम प्रीटी श्योर, 2 शंबे. लेकिन पाकिस्तान टीम का लग यही रहा था कल के भाई ये मैच हमारे हाथ से जो है ना निकल गया. लेकिन बहरहाल आज रात 8 बजे पाकिस्तान टीम जो है वो 2 शंबे में जो है वो ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है वहाँ पे मुकाबला कर रही होगी. सो वेरी नाइस. बाय द वे 2 शंबे, ये जो ताजिक जबान है, दिस इज ऑल्सो a dialect of the Persian language. I mean like Persian language बहुत उसके असर है, आपको पता है इस पूरे रीजन में. So Dari is the one which is spoken there in Afghanistan. The Afghan Persian and Tajik जो है वो सेंट्रल एशिया में जो पर्शियन जबान बोली जाती है उसको वो पर्शियन ही है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है ताजिक. लेकिन लिखने में it is written in Cyrillic fonts and also challenging. आगे बढ़ते हैं. सो गुड लक टू पाकिस्तान फुटबॉल टीम. जाहिर है आपको पता है पाकिस्तान फुटबॉल टीम एक मुश्किल ग्रुप में थी. बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान जिन टीमों से भी खेल रहा था वो सारी की सारी टीमें फॉर्म में आ गई, शदीद फॉर्म में आ गई. सऊदी अरब तो खैर है अच्छी टीम, लेकिन जॉर्डन, ताजिकिस्तान हैड अ वंडरफुल एशिया कप एंड जॉर्डन हैड अ वंडरफुल, आपको पता है वो भी फाइनल में आके जो है उनको शिकस्त हो गई थी कतर के हाथों इन द एशिया कप. सो पाकिस्तान जो है वो मुश्किल टीमों में फंस गई थी जाहिर है, लेकिन फिर भी चलें जी, हमने 5 मैचेस खेले हैं, 5 हारे हैं. तो दिस इज द लास्ट गेम दैट पाकिस्तान इज प्लेइंग इन द एशिया कप क्वालिफिकेशन. उम्मीद कोई बहुत ज्यादा उसमें भी नहीं है, लेकिन आपको पता है ना रोबर्टो मैंचीनी, द फेमस इटालियन मैनेजर हु इज नाउ द कोच ऑफ सऊदी टीम, उसने कहा कि जब पाकिस्तान ने पहला मैच खेला था हमारे खिलाफ
आई थिंक अबहा में मैच हुआ था, कहाँ हुआ था आई डोंट नो, और दूसरा मैच जो उन्होंने जो इस्लामाबाद में मैच खेला था उसमें मैंचीनी ने कहा कि I have noticed a very stark difference in the performance of Pakistan team and definitely they have improved. So yeah, चलें जी, good luck to Pakistan team. Thank you so much हमारे दोस्त जनाब बासित यूनुस जिन्होंने हमें इस बात की जो है वो याद दहानी कराई आज के मैच के हवाले से. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम टू यू नो द लिसनर्स. आपने सूरह आराफ की आयत शेयर की हमारे लिए और सूरह आराफ की आयत नंबर 265 और कहते हैं और बेशक हमने तुमको जमीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए उसमें सामान रिस्क पैदा किया. बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं जी. और चलें जी, और बाकी जल्दी से हो फेसबुक देखें. फेसबुक बहुत देर से मैंने देखा नहीं है. और किधर है जी फेसबुक? ये रहा हमारा. लुबना महमूद, थैंक यू सो मच. लुबना कैसी हैं आप? खैरियत? आई थिंक एवरीथिंग इज गुड. महमूना, थैंक यू सो मच. शाहीन, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी. उसके अलावा हमारे पास सुनील राठी कहते हैं why there is a sudden shift in EU member state for recognizing Palestine statehood and what will be the benefit of Palestine of such recognition? The benefit of Palestine having such recognition is देखो, इसकी जो बहुत बड़ी वजह है कि सारी ये शिफ्ट क्यों हुआ है, उसकी वजह यही है कि लोगों को अंदाजा हुआ है, काफी सारे मुल्कों को ये अंदाजा हुआ है that Palestine is a suffering party now यार in this entire conflict. So वो जो बेचारों ने कुर्बानियां दी हैं अपनी तो दी हैं, लेकिन जहां तक पब्लिक परसेप्शन का ताल्लुक है यूरोप में या मगरबी ममालिक में एक बहुत स्टार्क फर्क आया है पिछले 7-8 महीने की इस उनकी जद्दोजहद में. उनकी परसेप्शन के फलस्तीनी आर ऑन द सफरिंग एंड ऑफ दिस थिंग. आगे चल के प्रोग्राम में बाय द वे हम बात करेंगे. अक़वाम मुत्तहिदा में कल सलामती कौंसिल में करारदाद कल मंजूर हो गई है फलस्तीन के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे. अल्ताफ बेग कहते हैं भाई दुआ करें कि ईद जल्द आ जाए. एट माई प्लेस लोगों ने एनिमल के लिए अपने घर से ज्यादा जगह कवर कर ली है. वैसे वाकई यार इंशाल्लाह अल्लाह के सामने जवाब दे क़यामत के दिन. देखो इस दुनिया में तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक बात याद करा दी है कि ये दुनिया क्योंकि जस्टिस के प्रिंसिपल पे बनाई नहीं है, अल्लाह ताला ने इम्तिहान के प्रिंसिपल पे बनाई है. और ये जो बकरीद होती है इसमें पाकिस्तानियों का खास इम्तिहान होता है, लेकिन असल जो इंसाफ होना है वो तो आखिरत में होना है. और अल्लाह ताला एक राई के बराबर भी जो है ना वो इंसाफ नहीं छोड़ेंगे, स्पेशली हुकूकुल इबाद. तो जिस तरह की हुकूकुल इबाद का हम लोग सत्यानाश करते हैं इस बकरीद से पहले, ये जो बड़े बड़े जानवर ला के और बड़े बड़े तंबू लगा के अपने पता नहीं इनकम भी हलाल की होती हो हराम की होती हो हमें नहीं पता, लेकिन ये लगा के जो लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं ना, मुझे तो लगता है कि पता नहीं कुर्बानियों का क्या होगा, मुझे नहीं पता. लेकिन अल्ताफ वाकई यार आज सुबह इत्तेफाक की बात है कि मैंने बताया था ना 3 गलियां ब्लॉक 2.5 गलियां ब्लॉक हुई हैं. तो आज मैंने कहा नहीं यार लंबा रूट लेके निकलता हूँ. मैंने कहा आगे से निकलते हैं. पता चला भाई की 2 गायें जो हैं, एक आदमी मोटी मोटे 2 बैल लाया हुआ है, वो उसने सड़क ब्लॉक की हुई है. और फिर जब मैंने हॉर्न दिया तो ऐसा एहसान की तरह उठ के गया कि भाई तुझे देख रहा मेरे बैल चारा खा रहे हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई गाड़ी यहाँ लाने की. बोला नहीं उसने, लेकिन उसकी आंखों में यही लिखा हुआ था. मैंने कहा यार जल्दी बड़ा अगले हफ्ते पूछूंगा, सर कटा हुआ पड़ा हुआ होगा इस बैल का यार, पता नहीं यार. सेम फॉर कर्स्टन, आइदर यू इवॉल्व और यू लेफ्ट बिहाइंड. गुड वन इफ्तिखारुल हसन नियाजी. और उसका क्या सीन है जनाब? पहले इंटीरियर मिनिस्टर देन पीसीबी चेयरमैन एंड नाउ डॉक्टर फॉर सर्जरी इन टीम. आगे क्या क्या पता नहीं यार. फ़हीम कहते हैं गर्मियों की छुट्टियां होते ही बास 3rd क्लास प्राइवेट स्कूलों में नौकरी करते असातिज़ा को नौकरी से फारिग कर दिया जाता है ताकि उन्हें बगैर पढ़ाए तनख्वाह लेने की आदत ना पड़ जाए. अलबत्ता बच्चों से छुट्टियों की फीस वसूल कर ली जाती है. यार कोई बहुत ही 3rd क्लास और घटिया स्कूल है यार, सीरियसली. उमर खालिद कहते हैं वसीम अकरम साहब ऐसे भाषण दे रहे हैं क्रिकेट पर, यही वो साहब हैं जिनकी वजह से 99 वर्ल्ड कप के फाइनल में हारने के बाद मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी. चलें ये तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वसीम अकरम अगर भाषण नहीं देंगे तो फिर वसीम अकरम क्या करेंगे? भाई माशाल्लाह जब भी वर्ल्ड कप आता है वसीम अकरम और हमारे बाकी क्रिकेटर्स माशाल्लाह क्या बरकत होती है, कमाई हर तरफ से इनकम के दरवाजे खुल जाते हैं और सब कुछ क्या हो रहा होता है, इधर से भी स्पॉन्सर उधर से भी स्पॉन्सर. और वसीम भाई क्या बात है यार. अब वसीम भाई देखो भाई अपना फजले उमर साहब, अब ये तो नहीं बोल सकते ना उनको टपाल ने पैसे दिए वसीम भाई क्रिकेट पे बात करें. वसीम भाई पैसे ले लिए और बोले यार मैं बात नहीं कर सकता क्रिकेट पे, भाषण नहीं दूंगा मैं, बिकॉज मेरी कप्तानी में पाकिस्तान 99 वर्ल्ड कप में हार गया था, तो मैं तो अपने आप को इस काबिल समझता ही नहीं हूँ. हाँ वकार तुम क्या बोलते हो? अब यार अब ज़ाहिर उनको पैसे दिए जा रहे हैं बोलने की, तो वो बोलेंगे यार. आई मीन सीरियसली. अब आप देखिए ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, लाइक एक सेशन के मिलियन रुपए लेते हैं वो लोग, 8 लाख रुपए, मिलियन रुपए. उनसे जरा कभी पूछो तुमने अपने करियर में क्या किया है यार. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो आपके स्पीकर्स हैं उनसे पूछो भाई तूने कौन सी मल्टी बिलियन रुपी या कौन सा, यार चलो मल्टी बिलियन रुपी कंपनी मैनेज करना अलग बात है, तुम एक मल्टी बिलियन रुपी बिजनेस बता दो विद इन अ कंपनी तुमने मैनेज किया हुआ नहीं किया हुआ होता. लेकिन जरा भाषण सुने उनके जाके, ओह बड़ी बड़ी टॉप मल्टीनेशनल्स को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में गाइडेंस दे रहे हैं यार. आई डोंट नो मैन. तो भाई यही है भैया,
धंधा है, काम चल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, बस बर्दाश्त करें. मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. यार आज अखबार पढ़ते हुए अभी इत्तेफाक से मैं जब ऑन एयर जा रहा था तो अखबार क्योंकि सामने ही मेरे रखे हुए हैं ये खबर. यार मैं समझता था ये सीरियस अखबार है, अजीब मजाहिया खबरें शामिल की हुई हैं इन लोगों ने. जंग अखबार. MQM ने कराची के लिए 5 साला तरक्याती मंसूबा पेश कर दिया. ये देखें आप, खबरें सुने, क्या मजाक चल रहा है. वफ्द की इसहाक डार से मुलाकात, 38 नए तरक्याती मंसूबों पर तजावीज पेश कर दी गई. इसहाक डार ने कहा पहले वोट लेकर, अच्छा नहीं सॉरी वो इसहाक डार ने कुछ नहीं कहा यार, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ खुद. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, जल्दी सब कुछ बात करते हैं यार. पहले इकोनॉमी पे तरह स्टेट बैंक के हवाले से हम बात करेंगे आगे चल के, जो डिस्काउंट रेट में कमी हुई है. लेकिन इस वक्त जरा 2 बड़ी अहम खबरें. पहले तो हम बात करते हैं फलस्तीन के हवाले से. आज सुबह जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सलामती काउंसिल है, उसने एक करारदाद पास की है बाय 14-1, जिसमें जो बाइडन का जो पेश करदा अमन मंसूबा है फलस्तीन या गजा के हवाले से, उसको एंडोर्स किया गया है. यानी जो बाइडन का अब जो पेश करदा प्लान था, जिसपे हमने आई थिंक पिछले हफ्ते बात की थी कि वो 3 स्टेजेस पर मबनी एक प्लान उनका है, उसको अब अक़वाम मुत्तहिदा की बैकिंग जो है वो भी हासिल हो चुकी है. इसमें 14 ममालिक ने जो है वो उसके फेवर में वोट किया एंड रशिया एब्सटेन फ्रॉम इट. तो चाइना सपोर्टेड इट, रिमेंबर, लेकिन रशिया ने एब्सटेन किया. नेचुरली वो शायद अमेरिका के साथ आपको पता है कि उनकी जो एक अलग लेवल की मसला चल रहा है, उस वजह से उन्होंने एब्सटेन किया. दे डिड नॉट अपोज इट. सो देखिए, दुनिया चाहती है कि जल्द से जल्द अब सिवाय फलस्तीन, माफ कीजिएगा, इसराइल के कुछ कट्टर सोच रखने वाले जो यहूदी हैं, ज़ायनिस्ट है, उनके अलावा पूरी दुनिया चाहती है कि यहाँ पर अब ये मामला जो है ना वो खत्म हो और ये जंग जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचे. येस ऑफ कोर्स देयर विल बी सम सपोर्ट फॉर द इजरायली एक्शंस इन इंडिया. सर जो आपको पता है, जो मोदी भक्त हैं, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो है वो टोटली बैक करते हैं. बट देयर आर सर्टेन फ्रिंजेस इन द वर्ल्ड, लाइक यूरोप में भी राइट विंग जो है, अमेरिका में राइट विंग, वो सपोर्ट कर रहा है इसराइल को. लेकिन दुनिया ओवरवेलमिंगली, और आपने देखा आज सिक्योरिटी काउंसिल में भी किसी भी मुल्क ने जो है वो इसकी मुखालफत नहीं की जो बाइडन के मंसूबे की. वो 3, जल्दी से मैं बता चुका, जस्ट रिमाइंडर फॉर यू गाइस, वो 3 स्टेप वाला मंसूबा जो है वो कुछ इस तरह का है कि पहले स्टेप में देयर इज गोइंग टू बी अ परमानेंट सीज फायर, नो इफ्स एंड बट्स, सीज फायर बंद, गेम ओवर. नंबर 2 पे क्या होगा? नंबर 2 पे ये होगा कि इस सीज फायर को एक्सटेंड किया जाएगा आने वाले दिनों में. पहले 6 हफ्ते की सीज फायर की बात की गई है और कुछ जो इसराइली यरगमाली हैं उनको हैंड ओवर करना शुरू किया जाएगा टू इसराइल को. और तीसरे स्टेज में जो है वो फलस्तीन की जो गजा की जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया जाएगा और इस दौरान बाकी सारे जो यरगमाली वगैरह हैं उनको भी छोड़ दिया जाएगा. वो सारी बातें जो है वो अपनी जगह हैं. नाउ इस पूरे मंसूबे में कहीं पर भी ये बात नहीं की जा रही कि हमास को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा या उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाएगा. बिकॉज याद रहे, इसराइल के इस पूरे ऑपरेशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे. एक तो अपने यरगमालियों की वापसी और दूसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव था दैट वाज के हमास को बिल्कुल उनको एलिमिनेट करना था, खत्म करना था उनको. सो ऑब्वियस सी बात है, इसराइल में इस पीस मंसूबे के हवाले से कुछ रेजिस्टेंस आ रही है. बाय द वे, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद मंजूर होने के कुछ मिनटों के बाद ही जो है वो हमास की जानिब से स्टेटमेंट आ गई है और उसमें उन्होंने वेलकम किया है इस चीज को कि सिक्योरिटी काउंसिल ने जो बिल जो है ये जो करारदाद जो है वो पास की है. और हमास का यहाँ पे जो मेन गारंटी वो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं दैट द सीज फायर हैज टू बी परमानेंट और इजरायली मुकम्मल तौर से गजा स्ट्रिप से जो है वो बाहर निकल जाएंगे. अगर ये हो जाता है, हमास की जो एस्पिरेशंस हैं उस पे अमल कर लिया जाता है, सो दैट्स गोइंग टू बी अ मैसिव विक्ट्री फॉर हमास. और आप कहेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे perhaps they are the one who have ended this conflict. ज्यादा मजबूत पोजीशन पे जाकर उन्हें खत्म किया. लेकिन जाहिर है, इट्स ऑब्वियस कि इसराइल के लिए इस बात को मानना जो है बड़ा मुश्किल होगा. इसराइल को इस बात का अंदाजा हो गया है कि दुनिया इस वक्त उनके साथ नहीं खड़ी हुई है ज्यादातर मामलात के ऊपर. और जैसे जैसे ये मामला या ये ऑपरेशन ड्रैग होता जा रहा है, इसराइल की जो थोड़ी बहुत भी गुडविल है उसको काफी नुकसान पहुंच रहा है. अब क्या सीन है? अब यह सीन है कि अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन एक बार फिर से इसराइल पहुंच गए हैं और अब वो वहां कन्विंस करने की कोशिश करेंगे बिन्यामीन नेतन्याहू को कि जो बाइडन का पेश करदा जो अमन मंसूबा है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की बैकिंग भी अब हासिल है, उसको वो कबूल करें. लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम क्या है? बिन्यामीन नेतन्याहू के लिए प्रॉब्लम जो है
वो उसके अपने जो एलाइज हैं, बिकॉज अब तो आपको पता है कि बेनी गांट्स, जिनका हमने जो है वो कल जिक्र किया था, वो तो इस हुकूमत से अब अलग हो गए हैं. सो अब ये मुकम्मल तौर से इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट लोगों पर मबनी एक हुकूमत जो है ये बन गई है. द वॉर कैबिनेट जो उन्होंने बनाई थी, जंगी काबीना, वो अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है. और अब ये होने वाला है कि दिस गाय बेंयामिन नेतन्याहू is totally under the influence of the very extremist Zionist Jewish political parties. और उसमें से जो 2 पार्टीज हैं वो तो ऑलरेडी ये बोल चुकी हैं कि अगर नेतन्याहू ने इस मंसूबे को मान लिया तो वो इस पूरे गवर्नमेंट के प्लान से जो है वो अलग, पूरे गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे और ये गवर्नमेंट जो है वो बैठ जाएगी. अभी हाल ही में जो बाइडन, टाइम मैगजीन ने गालबन जो है वो जो बाइडन के एक अंदरूनी सर्कल्स में होने वाली गुफ्तगू की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो रिलीज की और उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि जो बाइडन अब ओपनली ये बात बोलने लगे हैं अपने एडवाइजर्स के साथ कि नेतन्याहू जो है वो ये जंग, ही इज लूजिंग दिस वॉर, और वो इस जंग को इसलिए ड्रैग कर रहा है ताकि वो अपने आप को पॉलिटिकली बचा सके, कोई फेस सेविंग कर सके, वरना उसको अब इस जंग कंटिन्यू करने का कोई पर्पस या कोई मकसद नहीं है. लेकिन बहरहाल जी, हमास ने ज़ाहिर इसको सपोर्ट कर दिया है. अमेरिका हमास के ओके को नहीं मानेगा. अमेरिका सुनना चाहेगा कि कतर और इजिप्ट इसके हवाले से क्या कहते हैं, बिकॉज दे आर द इंटरलॉक्यूटर इन दिस एंटायर डिस्कशन. और अब आज हमें ये पता चलता है कि जी, पता चलेगा कि इजराइल इसके हवाले से क्या कहता है. ये जो बाइडन का पीस प्रपोजल है, ज़ाहिर है आप जो अगर हम बात करें जो बाइडन की, दैन ही वुड वांट राइट बिफोर द इलेक्शंस, वो चाहेगा कि किसी ना किसी तरह का पीस जो है वो गजा में हो जाए, वरना उसको उसकी एक सियासी कीमत जो है वो भी अदा करनी पड़ सकती है. चलें जी, आपको ले चलते हैं इस वक्त ब्रेक की जानिब. वापस आके 2 चीजों के बारे में बात करते हैं. विल टॉक अबाउट द रिडक्शन इन द discount rate, the policy rate by the State Bank of Pakistan, by the Monetary Policy Committee, and we'll talk a bit about the Apple event. Apple का मेन इवेंट जो है वो हुआ है और उसमें उन्होंने एक इम्पोर्टेंट लॉन्च जो है अपने उसके बारे में बताया है. What is that about? We'll talk इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. दोस्तों, प्रोग्राम ट्यून इन किया. चलें जल्दी से भाई, फाइनली 4 साल के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान में पॉलिसी रेट में कमी आनी जो है वो शुरू हो गई है. इट वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड. आई थिंक कल हमने इस पर तफसील से बात की थी. आई वाज सेइंग कि कोई 100 बेसिस पॉइंट से लेकर 300 बेसिस पॉइंट तक की कमी थी और 150 बेसिस पॉइंट तकरीबन 1.5% की जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमी की है. बहुत ज्यादा हॉकिश होते तो शायद 100 बेसिस पॉइंट कर देते, लेकिन फिर भी आई थिंक वो अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा ये होगा कि कुछ लगता है बादल नाख्वास्ता उन्होंने जो है ना वो ये काम किया है, बिकॉज बहुत उन पे भी अपना प्रेशर होगा. ज़ाहिर IMF से भी उन्होंने अप्रूवल लेना पड़ा होगा. इवन दो इस वक्त ऑफिशियली तो पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी बातें तो हमें माननी है नेचुरली. अगले प्रोग्राम के लिए जो बहुत जल्दी, आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स नाउ दैट हम एक IMF के काफी तवील प्रोग्राम में एक बार फिर से जो है वो दाखिल हो जाएंगे. और ये बजट वगैरह जो सब बन रहा है IMF के आशीर्वाद से ही बन रहा है. लेकिन बहरहाल तो अब डिस्काउंट रेट जो है, पॉलिसी रेट, वो कम कर दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने. और ऑफ कोर्स इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है. कर्जों पे शरह सूद जो है वो कम हो जाएगी. इवन दो अभी भी ये बहुत ज्यादा है. ये कोई बहुत लिबरल अप्रोच होती वाली, ये 300 बेसिस पॉइंट वाला ऐसा नहीं है कि जिसपे अचानक एक बड़ा कोई इम्पैक्ट आता. मैं आज यही देख रहा हूँ बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के हवाले से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं जब मार्केट ऊपर खुलेगी. हो सकता है मार्केट हैज बीन प्रीटी मच डायरेक्शनलेस फॉर द पास्ट. डायरेक्शनलेस क्या, नीचे ही जा रही है, नीचे वाली डायरेक्शन ही चल रही है. लेकिन हो सकता है कि ये एक छोटा मोटा रैली ट्रिगर कर सकती है. हाउएवर जब तक IMF का प्रोग्राम नहीं आता, आई थिंक जो मेन ट्रिगर पॉइंट है ज़ाहिर है वो IMF का प्रोग्राम, और ज़ाहिर है फिर कॉर्पोरेट रिजल्ट जो आपको पता है मिड ईयर और कुछ के जो है ना वो फुल ईयर रिजल्ट जो है अगले महीने, वो चीज़ें भी डिटरमिन कर रही होंगी. लेकिन ये हो सकता है कि अगले कुछ 1-2 दिनों के लिए प्री ईद रैली जो है वो एक आ सकती है छोटी सी, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन. हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी ज़ाहिर है ये अच्छा डिसीजन है, बिकॉज कहते ये हैं कि तकरीबन कोई 500 से तकरीबन 600 अरब की जो है वो स्पेस गवर्नमेंट के लिए क्रिएट होगी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत आपको पता है कि कर्जे लेती है, बैरूने कर्जे लेती है, अंदरूने कर्जे लेती है. जो बैरूने कर्जे लिए हुए होते हैं हमने, उसका ताल्लुक हमारे अपने पॉलिसी रेट से नहीं होता, लेकिन जो हमने अंदरूने मुल्क, हमारी हुकूमत आपको पता है हर वक्त
ट्रेजरी बिल्स इशू कर रही होती है, टी बिल्स वगैरह इशू कर रही होती है, उनके ऑक्शंस हो रहे होते हैं, ये सारे होते हैं PIBs एंड ऑल, वो कनेक्टेड होते हैं विद डिस्काउंट रेट. और अब जब ओवरऑल रेट जो है मार्केट में कम होना शुरू होगा तो हुकूमत को जो सूद पे करना था अपने अंदरूनी कर्जों के ऊपर, जो रूपी डिनोमिनेटेड लोन्स थे, उस पे जो है वो उनका खर्चा कम हो जाएगा. तकरीबन ये 1.5% का मतलब ये है कि कोई 600 अरब रुपए का उनको फिस्कल स्पेस जो है वो मिलेगा. अब ये हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो 600 अरब रुपए के फिस्कल स्पेस के साथ क्या करती है. उसको उसका लैपटॉप ले लेगी, उसकी मोटरसाइकिल खरीद लेगी, या क्या कर लेगी, या फिर वो बोलेंगे कि नहीं यार, दिस मनी डज नॉट एग्जिस्ट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, जस्ट फॉरगेट इट यार, नहीं है ये पैसा कुछ भी, ताकि अपना जो फिस्कल डेफिसिट जो कि इस वक्त वाकई एक बहुत खौफनाक सिचुएशन पे मौजूद है. फिस्कल डेफिसिट से मुराद क्या है? हुकूमत के इखराजात और आमदनी के दरमियान जो फर्क होता है. सो बहरहाल आई थिंक इकोनॉमी के हवाले से, मईशत के हवाले से देयर हैव बीन सर्टेन गुड न्यूज. पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत मुश्किल हालात से जो है वो गुजरी है. और मैं अभी ताबिश का मैं अभी सुन रहा था, वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था यार. जो है बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह बात कर रहा था, इवन दो नेशनैलिटी तो नहीं है लेकिन फिर भी. सो वो बड़ी अच्छी बात कर रहा था कि हम पाकिस्तानियों के लिए पिछले कुछ सालों में, खैर खुल के क्या बोले, पिछले 2 सालों में जो अच्छी खबर आई है वो कोई कर्जे मिलने के हवाले से ही आई है. बिल्कुल सही कह रहा है वो. इकोनॉमी के हवाले से तो कोई अच्छी, हमें और कहीं और से कोई अच्छी खबर आती हुई जो है ना वो तो नजर आई नहीं रही थी. सो अब ये कि जरा ये कुछ अभी मईशत के हमने बिल्कुल स्क्वीज कर दिया, इकोनॉमी को दबा के रख दिया, निचोड़ के रख लिया, इंपोर्ट्स बंद कर दी थी पहले, अगर आपको याद हो. प्रॉफिट रिपैट्रिएशन अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं खुली है, मल्टीनेशनल छोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. लेकिन पिछले कुछ 1-2 महीने से कुछ बेहतर खबरें आना शुरू हुई हैं. बिकॉज अब अगर अच्छी खबरें नहीं आएंगी तो कब आएंगी भैया? 2 साल हो गए ये गुड न्यूज सुनाते हुए. वैसे मैं आज पता नहीं सुबह रनिंग करते हुए मेरे जहन में ये पहली बार ख्याल है, ये मेरे जहन में ख्याल आया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बैक सेटअप में पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रही है. वरना जनरली जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में कहा जाता है ना कि उनका जो पहले 3 साल थे दोस्त वर द बेस्ट ईयर्स, और बड़े जबरदस्त उन्होंने इकोनॉमी जो है वहाँ उस वक्त मैनेज की थी. जनरल ज़िया की बात कर लें, अयूब खान देख लें इस टाइम में. हाँ, याया खान की कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी, ज़ाहिर उस वक्त तो प्रायोरिटीज ही कुछ और थी. लेकिन वाकई इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड एवरीथिंग, व्हेन एवरी इंस्टीट्यूशन इज स्टैंडिंग विद यू, फिर भी जो है वो आपकी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई. अभी थोड़ी सी गुड न्यूज़ जो है वो आना शुरू हुई है आज से, पिछले महीने से. सो अब देखते ही है कि जी हुकूमत इस अमाउंट का क्या करेगी. लेकिन बहरहाल जी फिर वही बात आती है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, दैट रिमेन्स टू बी सीन नाउ. और चलें जी, ऑलराइट. सो if you are into stock market, my suggestion is that yes it is, we have a reason to be excited. I know मेरे काफी सारे दोस्त मुझसे बातचीत करने के बाद भी इस मामले में इन्वॉल्व हुए हैं और उनको नया शौक पैदा हुआ और उन्होंने अपने पैसे लगाए भी. आई थिंक दे हैड अ गुड टाइम इन द पास्ट 6 or 7 months. लेकिन पिछले कुछ दिनों से जरा कुछ परेशान दिख रहे थे. सो इफ यू आर इनटू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एंड ऑल, ऑफ कोर्स आई कांट गिव यू एनी एडवाइजरी और समथिंग, ये काफी सेंसिटिव मैटर है. लेकिन या आई थिंक देयर आर रीजंस टू बी एक्साइटेड. हाउएवर you've got to be very careful. हमारे एक ट्विटर अकाउंट जिसको मैं फॉलो करता हूँ, and he always says a very important thing, and he says invest in what you understand. सिर्फ भेड़ चाल पे मत जाइएगा, ये उठा ले वो उठा ले, फलाना शेयर इस पे सट्टा है वो है फलाना, नहीं यार, just stay away from these things. भी आपकी बड़ी मेहनत का कमाया हुआ ये पैसा है, इसको इस किस्म की चवन्नी अठन्नी शेयर्स में इनकी जो है ना किसी और के सट्टे की भेंट चढ़ने में अपने शेयर्स को तबाह ना कीजिए. तो ये आपसे मेरी दरख्वास्त है. चलो जी, ग्रेट. आखिरी 2 मिनट रह गए, जाते जाते जरा आपको बताते चलें, एप्पल ने एक बड़ी मेजर अनाउंसमेंट किया. आपको पता है कि जब से तकरीबन पिछले कोई 1.25 साल से जब से ये AI का ओपन AI ने ChatGPT 3.0 अपना लॉन्च किया था मेरे और आप जैसे आम लोगों के लिए, तो उसके बाद से आप देख रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के बाद गूगल बहुत एक्टिव हो गया. वो पहले बार्ड लेकर आए, फिर जेमिनाई लेकर आए. माइक्रोसॉफ्ट ने अपना को पायलट जो है, आपको पता है, उन्होंने पूरे ऑफिस के साथ एवरी जितने भी उनका स्वीट है उसमें उन्होंने ऐड कर दिया. ऑफिस 365 वाले में यू कैन यूज इट. हर कंपनी अपने में लगी हुई है. और ग्रॉक जो है वो एक्स एलन मस्क साहब लॉन्च कर रहे हैं. लेकिन एप्पल इस पूरी दौड़ में बहुत पीछे रह गया था. लेकिन एप्पल फाइनली हैज ट्राइड टू, व्हाट दे हैव डन इज दैट दे साइंड अप विद OpenAI. और अब जो iOS की अगली रिलीज आने वाली है उसमें OpenAI का जो ChatGPT चैटबॉट है वो उसका हिस्सा होगा. एंड दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट विद Siri. So what they're going to do is that not just it will be fetching you information from all around the world, बल्कि आपके अपने मोबाइल के इंटरनल डेटा वगैरह में कोई चीज होना कि can you find the picture that I took with my friend at the Hawke's Bay Beach, Karachi.
वो आपको तस्वीर पता नहीं ऐसी शायद यही होना चाहिए, जो बात मुझे समझ में आई है सुन के. लेकिन अभी ये फौरन नहीं आया. इनका जो अगला रिलीज आएगा iOS वाले आप लोग बेहतर समझते हैं. आई थिंक 17, 18 कौन सा है मुझे नहीं पता, बट उसमें ये चीज जो है वो शामिल होगी. मार्केट हैज रिएक्टेड नेगेटिवली टू दैट न्यूज बाय द वे. वैसे वाकई मुझे भी है ओपन एआई के मजे आ रहे हैं यार. वैसे सीरियसली इस पे ना जरा एक डिस्कशन अलग से बनता है. ओपन एआई आई थिंक आने वाले दिनों में सबसे खतरनाक कंपनी जो है ना दुनिया की वो ओपन एआई होगी. दे आर डिजिटल टेररिस्ट, आई एम टेलिंग यू. इलॉन मस्क ने जो है वो उसकी ओपन एआई से बहुत हटती है और उसने ऑलरेडी जो है वो बयान दे दिया है कि ये एप्पल क्या कर रहा है भाई. इफ यू आर, बल्कि वो तो इतना गुस्से में है इस लॉन्च के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि मैं जरा कुछ चीजें देख रहा हूं और अगर मुझे कुछ शक हुआ आई एम गोइंग टू बैन iPhones in my office because they have integrated with OpenAI. So ये एक बहुत बड़ी राइवलरी डेवलप हो रही है. आपको पता है इस वक्त बिग टेक की OpenAI वर्सेस इलॉन मस्क, ह्यूज. और आपको पता है OpenAI के पीछे माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा हाथ है. बाद में बात करेंगे कभी इंशाल्लाह इस पे. इंशाल्लाह वक्त आगे आप लोग इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से होती है मुलाकात कल सुबह एक बार फिर. अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.